एपिसोड 4। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शान सोनी से जबरदस्ती और डरा धमका के शादी कर लेता है और उसे लेके अपने घर आ जाता है। वैसे सोनी बहुत कोशिश करती है कि वो शान के चंगुल से भाग जाए, पर शान उसे उसकी दोस्त नैना का नाम लेके इतना डरा देता है कि सोनी खुद ही घर आने को मान जाती है और आ भी जाती है। घर पहुंचकर शान उसे वही दरवाजे पे छोड़ घर में सबको बोल देता है कि आज से सोनी यही रहेगी और वो अंदर अपने कमरे में चला जाता है। सोनी को दरवाजे पे खड़ा देख अरुणा जी, जो शान की माँ थी, उसे अंदर ले आती है। कहानी अब आगे। सोनी अरुणा जी के साथ अंदर चली जाती है। अरुणा जी उसे अपने कमरे में लेके चली जाती है और उसे अपने बेड पर बिठा के पास में खुद बैठ जाती है और उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी शान को। वो भले बाहर से गुस्सा करता है पर अंदर से वो बहुत ही अच्छा है। वो बस इन माहौल में रह रह कर और अपने पापा को ही अपने बचपन से ही गुंडा जैसे हरकतों को देख देख कर बड़ा हुआ है, इसीलिए वो ऐसा हो गया है। पर तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं बात करती हूँ उससे और पूछती हूँ वो ऐसा कैसे कर सकता है। तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ बात करके उससे। जी आंटी जी। अरुणा जी सोनी को कमरे में बिठा के चली जाती है शान से बात करने। शान अपने कमरे में बिल्कुल शांत से बैठा कुछ सोच रहा था। तभी अरुणा और बाकी परिवार वाले को आए देख वो खड़े होके कुछ से कुछ करता हुआ बिजी होने का बहाना करने लगा। अरुणा, प्रशांत यादव और उसकी बहन सभी उसके कमरे में आके खड़े हो गए। शान उन लोगों को देख बोलता है, क्या हुआ आप लोग यहाँ? शान की बातें ऐसी थी जैसे वो कुछ जानता ही नहीं हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और बस खुद में ही बिजी रहने का दिखावा किए जा रहा था। ये क्या किया तूने शान? ये सब क्या है? अपनी पत्नी की बातों में सहमति जताते हुए प्रशांत जी भी बोल पड़े, हाँ शान बेटा, क्या है ये सब? क्या हुआ पापा? क्या किया मैंने? ये ऐसे तो अनजान बनने की कोशिश मत कर शान। तुझे भी पता है कि मैं और तेरे पापा किस मैटर में बात कर रहे हैं तुझसे, तो इधर बातों को घुमाने की बजाय साफ साफ बता क्या है ये सब। तू उस लकड़ी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? माँ अभी मेरे पास बहुत काम है, अब सबसे मैं बाद में बात करता हूँ। अरुणा शान की ये बातें सुन उसके हाथ से कपड़े ले बेड पे फेंक देती है और बोलती है, बहुत हो गया काम, अब बाद में कर लेना, पहले यहाँ आ बैठ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसे बेड पे बिठा देती है। अच्छा बताओ क्या बात है माँ? बोलो। शान तू मुझे पहले ये बता, अभी जो नीचे हुआ वो सब क्या था? उस लड़की से तूने शादी कर ली ही है? हाँ माँ, मैं करी है उससे शादी, और अब से वो यही रहेगी। शान तू ऐसे कैसे कर सकता है? शादी कोई बच्चों का खेल है जो तूने ऐसे ही कर ली, किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा, बता मुझे। अरुणा की बातें सुन प्रशांत यादव, जो शान का पापा था, वो बोलता है, हाँ बेटा शान, तुम्हारी माँ सही बोल रही है। क्या है ये सब? शान खड़े होके पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा मैं आपका ही बेटा हूँ और अगर मैंने कुछ किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, आपको भी पता है मैं बिना किसी मतलब के कोई भी काम नहीं करता हूँ। बस आप अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ भी आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। पर हाँ, बस इतना याद रखिए कि आपका बेटा जो भी करेगा वो आपको कभी कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता है। प्रशांत यादव शान की ये बातें सुन उसके बाहों को पकड़ बोलता है, ठीक है, अगर तुमने कुछ किया है तो सोचा ही होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं जी आप? एक तो शान ऐसे करके आ गया है और अब आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, तभी ये इतना बिगड़ गया है। जब जो मन हो वो करता है, किसी की भी नहीं सोचता है। आप क्यों परेशान होती है भाग्यवान? ये हमारा बेटा है और अगर इसने कुछ किया है तो सोचा ही होगा, कोई तो बात रही होंगी तभी इसने ऐसा किया है। पर कोई ना, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सोचा तो होगा ही, तभी तो किसी को भी जबरदस्ती घर ले आया है, उसकी मर्जी जाने बगैर उससे शादी कर ली है। पर आप दोनों को कौन समझाए? अरुणा को यूं परेशान देख शान माँ का हाथ पकड़ उन्हें बेड पे बिठा देता है और खुद उसके पाँव के पास बैठकर माँ को समझाने लगता है, माँ आप इतना क्यों परेशान हो रही है? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप अपने तबीयत का ख्याल रखो, ये सब मैं संभाल लूंगा। और शान अपनी बहन मेनका की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो माँ को उनके कमरे में ले जाए और उन्हें आराम करने दे। शान, मुझे कहीं नहीं जाना जब तक तुम ये नहीं बताते कि उस लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, उसकी जिंदगी यूं बर्बाद क्यों कर दी। तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी मेनका अपनी माँ से बोलती है, माँ आप चलो न, शान बाद में सब बता देगा आपको, आराम से, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और सांस भी फूल रहा है, बाद में बात कर लेना शान से जब अच्छे से ठीक हो जाओगी। और अरुणा को उनके कमरे में लेके जाने लगती है। अरुणा जी का सांस फूलने लगता है, फिर भी वो बोलती रहती है वो नहीं जाएगी कहीं भी, वो यही रहेगी जब तक शान बता नहीं देता सब।
पर मेनका के बार बार जिद करने पर अरुणा मेनका के साथ कमरे में चली जाती है। मेनका उन्हें बेड पर लिटा देती है और एक कंबल उनके पैरों के ऊपर डाल देती है। खुद उनके पास बैठ बोलती है, आप परेशान ना हो माँ। शान कुछ भी बिना सोचे नहीं करता है, सब ठीक हो जाएगा, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अगर शान ने ऐसा किया है तो जरूर कोई बात होगी। और खुद मन में सोचने लगती है, शान से तो बात करनी पड़ेगी कि आखिर उसने उस लड़की से शादी क्यों की। माँ को तो उसने कुछ भी नहीं बोला है, पर मुझे सब जानना है सच सच। ये सोच वो शान के कमरे की तरफ जाने लगती है। मेनका जैसे ही शान के कमरे के बाहर आती है, उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर कमरे के झांक के देखती है तो शान अपना मुक्का दीवार पर मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो इतनी आराम से सोनी को नहीं छोड़ेगा। उसने उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया है और उसने मुझे चैलेंज किया था, अब उसे हर जाना तो चुकाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। ये सब सुन मेनका अंदर आके शान का हाथ पकड़ बोलती है, जब गलती उस लड़की ने की है तो फिर तू खुद को क्यों सजा दे रहा है। जो भी सजा देना है उसे दे उस बदतमीज लड़की को। हाँ दीदी, पर माँ, तू माँ की फिक्र मत कर, माँ तो ऐसी ही है, तुझे तो पता ही है। माँ को मैं संभाल लूंगी, तू अपना बदला ले और उस लड़की को बता दे कि उसने आखिर पंगा किससे लिया है, शान यादव से। मेनका की बातें सुन शान का हिम्मत और बढ़ जाता है और वह मेनका की ओर देखकर बोलता है, एक तू ही है दीदी जो सब समझ जाती है बिना बताए। तुझे तो लगता है ना मैंने ठीक किया है जो भी किया है। अब उसे सजा देना है तो घर तो लाना होगा ना। घर लाके उसे गुलाम बनाया, उससे शादी कर ली, अब वो 24 घंटा घर में रहेगी तो सजा भी उसे मिलती रहेगी। हाँ शान, तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया। ऐसे कैसे कोई भी मेरे भाई से बात कर सकता है, उसकी इंसल्ट कर सकता है, वो भी सबके सामने ही। अब तू भी अपना गुस्सा शांत कर और सोच उससे कैसे बदला लेगा। मेनका कहने को तो शान की बहन थी और उससे बड़ी भी थी, पर पैसों के घमंड में वो इंसान की इंसानियत भूल गई थी और बस सबको दुख देना ही जानती थी। इसीलिए पैसे के कारण ही वो ससुराल में भी आए दिन सबसे लड़ाई झगड़ा करती और मायका आके बैठ जाती। अंत में तंग आजे मेनका के पति ने भी उसे ले जाना जरूरी नहीं समझा और उसे वही पापा और उसके भाई के पैसों पर ऐश करने के लिए छोड़ दिया। वैसे मेनका की एक बेटी भी थी पिया, वो अपने पापा के साथ ही उनके घर पर रहती थी। उसे पैसों का ऐसो आराम का कोई भी शौक नहीं था और ना ही मेनका को उससे कोई खास लगाव था जो वो उसको अपने साथ लाती। माँ का प्यार ना पाकर पिया भी सिर्फ पापा से ही प्यार करती थी और उसके साथ ही रहती है थी। कहने को तो पिया छोटी थी पर वो समझदार बहुत थी। खैर ये तो मेनका की बातें हुई। शान को सारी बातें समझाने के बाद और उसके दिमाग में उल्टी बातें डालने के बाद मेनका उसके कमरे से बाहर आती है और बाहर आते ही सोनी को देखती है कि वो घर में घूम रही है। हुआ ऐसा कि सोनी को बहुत प्यास लगी थी, सुबह से उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। पर अब उसे प्यास लगी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए फिर क्या था। वो अरुणा जी के कमरे से निकल पानी पीने के लिए ढूंढने लगी, पर मेनका ने उसे यूं घूमता हुआ देख लिया और उसके पास जाने लगी। मेनका को यूं अपने आगे खड़ा देख सोनी शांत और सहमी शांत खड़ी हो गई। कहाँ घूम रही हो महारानी, ये आपका बगीचा नहीं है और ना ही कोई पार्क जो यूं घूमने लग जाओ। हाँ मुझे पता है कि तुमने आज तक इतनी बड़ी हवेली नहीं देखी होंगी, न तो वही देखे जा रही हो आंखें फाड़ फाड़ के। पता नहीं शान को क्या नजर आया तुझमें जो वो तुझसे शादी ही कर डाली। ऐसा तो कुछ खास नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, अब उसने जो किया वो तो बदला नहीं जा सकता, पर हाँ तुम बिना पूछे किसी चीज को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ सब कुछ बहुत कीमती है और तुमने अगर हाथ लगाया तो सब गंदा हो जाएगा। इसीलिए बिना पूछे कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। अब जाओ, जाके कमरे में बैठ जाओ चुपचाप। सोनी मेनका की इतने ताने सुन के भी कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप से खड़ी रहती है। मैंने कुछ बोला भी तुझे? गूंगी है क्या, बोल नहीं सकती? नहीं दीदी, अगर मैंने कुछ बोला तो आप सुन नहीं पाओगी, इसीलिए मुझे चुप ही रहने दीजिए। और रही बात आपके इस आलिशान हवेली की, तो मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ घूमने का। वो तो आपके भाई ने मुझे जबरदस्ती यहाँ लाके रख दिया है और वैसे भी मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस पानी के लिए रसोई ढूंढ रही थी और कुछ नहीं। सोनी की इतनी बात सुनते ही मेनका का गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ गया और वो सोनी को बोलने लगी, रस्सी जल गया है पर बल अभी भी बांकी ही है, पर कोई बात नहीं, तुझे तो शान ही सुधरेगा। तभी झट से सोनी बोल पड़ी, पहले वो खुद तो सुधरे, दूसरे को क्या सुधरेगा। बस डरा धमका के अपना मन का करवा लेगा। मुझे मेरे जान की बिल्कुल भी डर नहीं है, बस मेरी। सोनी इतना बोलते बोलते चुप हो गई, जिसे सुन मेनका गुस्से में बोली, सच में शान बोलता है, बहुत ईगो है तेरे अंदर। पर कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन यहाँ रही तो रास्ते पे आ जाएगी तू भी। आप लोग हमको रास्ते पे लाएगा, पहले खुद को झांक के देखिए दीदी, आप क्या कह रही है, क्या कर रही है।
फिर हमको बोलिएगा। सोनी की बातें बिल्कुल बिंदास थी, जिसे सुन मेनका को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि सोनी ने उनको उनके मुंह पे ही सारी बातें बोल दी। और जैसे ही सोनी आगे बढ़ी, मेनका ने अपना पैर आगे कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके पास जाके बोली, क्या हुआ, गिर गई? अच्छा ही है, वैसे यही तुम्हारी असली जगह है और औकात भी है, तो आगे से अपनी औकात में रहना और मुझसे ऐसे जुबान लड़ाने की हिम्मत आइंदा कभी भी मत करना, क्योंकि मेनका वो शोला है जो सबको खुद में समा लेती है। आगे से याद रखना, नौकरानी हो नौकरानी की तरह रहो, बहुरानी बनने की कोशिश भी नहीं करना है। और सोनी को वैसे छोड़ मेनका अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सोनी मेनका की ये कड़वी बातें सुन वहीं पे रोने लगती है। शान ये सब ऊपर छत से देख रहा होता है और मन ही मन में बोलता है, तूने शान यादव से पंगा लिया है, कुछ और होता तो छोड़ भी सकता था, पर तूने उसकी माँ का इंसल्ट किया, उसकी ईगो को हर्ट किया है। अब सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ झेलना है तुमको। फिर सोनी कमरे में आके बैठ गई। उसे यूं चैन से बैठा देख शान को रहा नहीं गया और वो उसके पास आके उसका हाथ पकड़ ले जाने लगा, जिस पर सोनी बोलती है, छोड़ो, मेरा हाथ कहाँ ले जा रहे हो, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। पर शान को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है और वो सोनी को पीछे के पुराने घर में लाके पटक देता है। ये क्या है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर भी लगता है, यहाँ क्यों लाए हो? चूंकि वो घर काफी पुराना था तो उसमें घर का सारा खराब सामान जाके रख दिया जाता था और बहुत गंदा भी था। तभी शान बोला, आज से तुम यही रहोगी, इसी कचरे में, यही है आज से तुम्हारा नया घर और नया ठिकाना। पर ये तो बहुत खराब है और अंधेरा भी बहुत है यहाँ, यहाँ कैसे रहेंगे हम? वो तुम जानो मिसेस शान यादव, रहना तो यही है तुम्हें, वरना तुम्हें याद है अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी दोस्त। हाँ हाँ पता है, बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मुझे ना आपसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरी दोस्त के लिए ये सब करने को तैयार हूँ। वैसे भी आपके उस आलिशान हवेली में दम घुटता है मेरा। अब यही आराम से अपने माँ पापा को याद करते रहो, ये बोल शान वहां से चले जाता है। सोनी इधर उधर देखती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। काफी कोशिश करने पे उसे एक मोमबत्ती और एक माचिस मिला जाता है, फिर वो उसे जला वहां पास में रख देती है और खुद उस रोशनी के पास बैठ जाती है। शान के वहां से जाने के बाद सोनी मोमबत्ती की रोशनी में बैठी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसे नैना के साथ बिताए सारे पल एक एक करके याद आते जाते हैं, जिससे उसकी आंखों में आंसू आए जाते हैं और सोनी खुद में ही बोलती है, तू फिक्र ना कर नैना, तुम्हारी दोस्त है, अभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। चाहे मुझे जो भी करना हो इसके लिए। एक तू ही तो है जिसने मुझे हर वक्त संभाला है, अब मेरी बारी है। मैं भी तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, पर आज तेरी बहुत याद आ रही है यार, पता नहीं बहुत अकेला सा लग रहा है। पहले माँ ने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, जहाँ कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, बस सब अपने से मतलब रखता है, सबके सब स्वार्थी है यहाँ, और एक तू है जो हमेशा मेरा साथ देती रही है। पर मैं तुझे कैसे बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते सोनी की कब आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और वो वहीं जमीन पे सो जाती है भूखी प्यासे। जब सुबह शान आता है तो उसको आराम से सोता देख बोलता है, मुझे डिस्टर्ब करके खुद कितने आराम से सो रही है, पर कोई ना, अभी बताता हूँ इसे। और बाहर जा एक बाल्टी पानी लाके सोनी के मुंह पर डाल देता है, जिससे सोनी काफी हड़बड़ा जाती है और उठ जाती है। अचानक से मुंह पर इतना पानी आने के कारण उसे सांस भी लेने में नहीं बन रहा था, पर जैसे तैसे वो जगती है और शान को बिना देखे ही बोलने लगती है, कौन है बेवकूफ जिसने ऐसी हरकत की है? अच्छा बेवकूफ, आप ये क्या हरकत कर रहे हैं? कैसी हरकत? यहाँ क्या तुम सोने आए हो जो आराम से सो रही हो? अंदर कितना काम पड़ा है, जाओ जल्दी वो सब खत्म करो, और भी काम है वो खत्म करो, फिर मैं आगे का काम बताता हूँ। काम ही करवाना था ना तो आवाज देके भी उठा सकते थे ना, ये कौन सा तरीका है जगाने का? ये शान का तरीका है। अब बकवास बंद करो अपनी और जाके काम करो, अंदर इंतजार हो रहा है तुम्हारा। और काम खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना और भी काम बता दूंगा क्या करना है। ऐसे आराम से बैठने की कोशिश भी नहीं करना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में आराम से रहने का। यहाँ तो कोई भी आराम से नहीं रह सकता है जहाँ तुम जैसे इंसान हो, पर एक बात और, मुझे मेरी दोस्त से बात करना है तभी मैं कुछ करूंगी, मुझे जानना है वो ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पर अभी तक। पर अगर तुमने कोई चालाकी की तो मुझे पता नहीं अमित क्या करे उसके साथ। शान की बात सुन सोनी बोल पड़ी, ये बार बार ऐसे डराने की जरूरत नहीं है, मैं कर ही तो रही हूँ जो तुम बोल रहे हो, फिर क्यों ऐसे बहस जो कर रही हो? कब शान का दिमाग घुमा उसे भी नहीं पता होता है। पहले सारा काम कर दो फिर बात करवा देता हूँ तुम्हारी दोस्त नैना से शाम को।
सोनी को ना चाहते हुए भी शानमी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। सोनी वैसे ही भागी भागी अंदर घर चली जाती और काम करने का सोच ही रही होती है कि शान उसके मुंह पर एक नौकरों वाला कपड़ा फेंकते हुए कहता है, इसे पहन लो फिर काम शुरू करना। सोनी वो कपड़े अपने हाथ में लेके कहती है, ये कपड़े ये तो हाँ ये कपड़े ये नौकरों के कपड़े हैं और आज से तुम्हें यही पहनना है हमेशा। अब टाइम बर्बाद मत करो और काम पे लगो जल्दी से, बहुत सारा काम पड़ा है। सोनी अंदर जाके ड्रेस चेंज करके आ जाती है। सुबह भीग जाने के कारण उसे हल्का सा जुकाम भी हो जाता है, जिस कारण उसे छींक शुरू हो जाती है और वो ऐसे ही छिकते छिकते अंदर आ अपना काम शुरू कर देती है। ये सब शान सोफे पे बैठा बहुत आराम से देख रहा होता है। तभी अचानक शान को अमित का कॉल आ जाता है और कोई जरूरी काम रहने के कारण उसे वहां से जाना पड़ जाता है। फिर क्या था, मेनका को एक और मौका मिला जाता है सोनी को नीचा दिखाने का। सोनी जैसे ही पोछा लगा के आगे बढ़ी, मेनका उसे अपने गंदे चप्पल से गंदा कर देती और सोनी की तरफ देख के बोलती है, कैसी नौकर लाया है शान, अच्छे से साफ सफाई भी नहीं आता है। और सोनी को डांट कर बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ कितना गंदा लगा हुआ है, चलो जल्दी से साफ करो इसे। सोनी मन मारकर फिर उसे साफ करने लगती है। ऐसे ही मेनका उसे कितने बार परेशान करती है। कभी वो झाड़ू दे रही होती है तो वो वही सोफे पर बैठी मूंगफली खा खा कर छिलके फेंक देती है और बोलती है, मुंह क्या देख रही हो, इसे साफ करो जल्दी। सोनी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने बचपन में भी कभी किसी का इतना जुल्म नहीं सहा था और वो बिंदास लड़की भी थी शुरू से, बस वक्त और हालातों के हाथों मजबूर थी, इसीलिए वो ये सब भी सहती जा रही थी। सारे काम जैसे तैसे उसने खत्म किए, फिर कपड़े धोने बैठ गई, क्योंकि शान ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दिया था और सारा काम सोनी को करने बोल दिया था। जैसे ही सोनी कपड़े धोने बैठी, मेनका ने एक बार फिर उसे परेशान करने के लिए घर के सारे कपड़े लाके उसके आगे फेंक दिए और बोला, एक भी कपड़ा गंदा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बोल मेनका अंदर चली जाती है। सोनी ये सब देख गुस्से में कपड़े धोने लगती है, पर कुछ ही देर में वो थक जाती है और वहीं बैठ रोने लगती है। माँ, ये कैसा दुनिया है, यहाँ कोई किसी का दर्द नहीं समझता है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। पर माँ, तेरी बेटी कमजोर नहीं है, चाहे ये लोग जितनी भी कोशिश कर ले मुझे परेशान करने का, पर तेरी बेटी माँ नहीं टूटेगी, सब सह लेगी हंसते हंसते, बस तू साथ देना माँ हमेशा। ये सब सोच सोनी अपने आंसू पोंछ लग जाती है दुगनी मेहनत से काम करने में और कुछ ही देर में सारा काम कर देती है और बैठ जाती है अपने कमरे में जाके। शान जब शाम को घर आता है तो घर को इतना साफ सुथरा देख दंग रह जाता है और मन ही मन में सोचता है, इतनी जल्दी कैसे कर ली सब, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा, ऐसे आराम से तो नहीं बैठने दूंगा उसे। और वो सोनी के कमरे में जाने लगता है। सोनी के कमरे के बाहर जैसे पहुंचता है वैसे ही देखता है सोनी अपने अपने हाथों को खुद से दबा रही है। शान को अंदर आते देख सोनी खड़ी हो जाती है और बोलती है, कर दिया है आपका सारा काम, और भी कुछ है तो बता दो, वो भी कर दूंगी। शान उसके हाथों में दर्द देख के सोचता है, अब आज रहने देता हूँ, आज के लिए इतना काफी है। और सोनी को देख बोलता है, वो तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहती थी ना? हाँ, कब करवाओगे, अब तो सारा काम भी कर दिया है तुम्हारा। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी बात भी करवा रहा हूँ। और शान कॉल लगाकर सोनी को दे देता है। सोनी जल्दी से फोन अपने कान पे लगा बोलती है, हेलो नैना, कैसी हो यार। उधर से नैना का भी जवाब आता है, ठीक हूँ यार, तू कैसी है, तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है ना कोई? तू मेरी फिक्र मत कर यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझसे बात करके मुझे कितनी खुशी हो रही है, तुझे बता भी नहीं सकती सोनी। तू बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं जल्दी से कुछ सोचती हूँ तुझे वहां से निकालने के लिए। इतने में नैना कुछ बोल पाती कि तब तक अमित उससे फोन लेके काट देता है। इधर सोनी बस हेलो हेलो कहती रह जाती है। शान भी उससे फोन लेके कहता है, हो गया, बस अब काम पे ध्यान दो, जब तक तुम मेरी गुलामी करोगी तब तक तुम्हारी दोस्त सही रहेगी। ये बोल शान चले जाता है। इधर नैना के माथे पे बंदूक लगा के जो अमित बात करवा रहा था सोनी से, वो भी नैना को डरा देता है कि अगर उसने सोनी को कुछ बताने की कोशिश की या फिर उससे बात करने की कोशिश की तो सोनी को भैया जी नहीं छोड़ेंगे। नैना अमित को बोल देती है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसकी दोस्त को कुछ ना करे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। सोनी ऐसे घुट घुट के नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने किसी की हेल्प लेने की कोशिश की और उसके लिए उसे फोन की जरूरत थी जिससे वो किसी से संपर्क कर पाए। रात में जब शान और घर के सारे आदमी सो गए होते हैं तो सोनी अपने कमरे से बाहर आती है, चोरी छुपे हॉल में आके फोन ढूंढने की कोशिश करने लगती है, पर उसे कहीं भी फोन नहीं मिलता है।
कुछ आगे जाने पर सोनी को एक लैंडलाइन फोन दिखाई देता है, पर जैसे ही वो उसको इस्तेमाल करने जाती है कि तभी मेनका अपने कमरे से बाहर आ जाती है। उसे बहुत प्यास लगा होता है और पानी का जग खाली होने के कारण वो पानी लेने रसोई की तरफ जाती है। सोनी उसे देख लेती है और वहीं पास में छिप जाती है और वहीं पे छिपकर इंतजार करने लगी मेनका के जाने का। हालांकि हॉल में बहुत अंधेरा था, सारी लाइट भी बंद थी, तो मेनका सोनी को देख नहीं पाई। पर जब वो रसोई से पानी लेके आई तो उसे वहां किसी के होने का आभास होता है। वो सोनी की तरफ जाने लगती है और बोलती है, कोई है वहां। सोनी डर जाती है और डर के मारे वो वहीं पास के एक कमरे में घुस जाती है। सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके कमरे में आ गई है, फिर भी वो डरी हुई आगे बढ़ती है और छिप जाती है। बाहर मेनका भी ढूंढती है पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता है, वो भी नींद में होती है तो अपने कमरे में चली जाती है। इधर सोनी को कमरे के अंदर टेबल पे किसी का फोन रखा दिखता है। वो सोचती है उससे ही बात कर लेती है, ऐसे भी जो है वो सोया ही है इस वक्त। ये सोच सोनी टेबल की तरफ चुपके से जाती है और फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। पर जैसे ही सोनी फोन को उठाने की कोशिश करती है, एक हाथ उसके हाथ पर आ जाता है जिससे सोनी डर जाती है और अपना आंख बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद सोनी अपना आंख खोल के देखती है तो आगे शान का फेस देखकर बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस कमरे में वो आई है वो किसी और का नहीं बल्कि शान का कमरा था, और जिस फोन को वो लेने की कोशिश कर रही थी वो और किसी का नहीं बल्कि शान का ही था। अब सोनी बहुत डर सी गई थी कि अगर शान ने उसे देख लिया तो उसकी खैर नहीं, और पता नहीं क्या करेगा उसके और उसके दोस्त के साथ। अगर उसे ये पता लगा कि मैं किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रही हूँ तो। ये सोच बस वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इस बार वो सिर्फ बच जाए। और फिर वो धीरे धीरे शान के हाथ को अपने हाथ के ऊपर से हटाने लगी। काफी कोशिश के बाद शान के हाथों के नीचे से खुद का हाथ हटाने में वो आखिरकार कामयाब भी हो जाती है और फोन भी ले लेती है। फोन लेके वो अपने कमरे में आ जाती है और फिर पुलिस को कॉल लगा लेती है और उसे बोलती है कि वो उसे बचा ले और उसकी दोस्त को भी, जिसे शान यादव ने कैद करके अपने चंगुल में रखा है। शान ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली है और घर के चारदीवारी में मुझे कैद करके रखा है। उसकी दोस्त नैना को भी शान और उसके गुंडों ने कैद करके कहीं छिपा के रखा है। इतना बोल सोनी की आवाज में भारीपन आ जाता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाती है। पुलिस भी सोनी को आश्वासन देता है और इतनी रात को शान यादव के खिलाफ कंप्लेंट सुन के सोनी को बोल देता है कि कल सुबह उसकी हेल्प के लिए वो किसी को भेज देगा, और पुलिस फोन रख देता है। सोनी अब वापस से वो फोन वापस वही रख देती है जहां से वो लेके आई थी और अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ आके सोनी चैन की सांस लेती है। उसे अब मानो ऐसा लग रहा था कि कल सुबह का इंतजार है, बस उसके बाद वो आजाद हो जाएगी। उसे पुलिस से एक आशा रहती है कि हो ना हो पर पुलिस उसकी मदद जरूर करेगा। वो शान के हाथों से उसे और उसकी दोस्त दोनों को बचा लेगा। ये सब सोचते हुए सोनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। पर क्या सोनी का ऐसा सोचना सही है? क्या सोनी को सच में शान से आजादी मिल जाएगी, वो भी इतनी जल्दी? क्या पुलिस कर पाएगा सोनी की कोई मदद, या फिर होगा कुछ और? तो दोस्तों आज के लिए तो बस यही तक। बाकी की कहानी हम अगले के एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।